तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार अर्जेंट कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 284 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग वापस अपने अर्जेंट कॉन्टिनेंट में आ चुका होता है और फिलहाल में हमें सीन स्टार टावर के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा होता है और साथ में वो अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करता है और साथ में वो सामने जितने भी ट्रेजर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनमें फेदर्स, ब्लड, बोन्स, स्केल्स, मेम्ब्रेन्स, लीव्स, ब्रांचेस, सैप, रूट, मिर्च, वेयर लिक्विड्स और कई सारे अनयूजुअल थिंग्स मौजूद थे। लू फेंग अपने उसी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके उसको देख रहा होता है और ये सभी असल में लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से ऑब्टेन किए हुए सामान होते हैं और इसमें डाइवर्स कलेक्शन होती है, जिसके साथ लू फेंग क्या आता है कि ये जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल हैं ये सभी अर्ली पीरियड ऑफ गॉड एम्प्रेस के द्वारा प्राप्त की गई है और इसमें टोटल में 5000 पीसेज मौजूद हैं। ये वही पीसेज होते हैं जो कि लू फेंग शुरुआत में खरीदा होता है डी किंग के पैसों से, जहाँ पे उसने टोटल में 5000 पीसेज खरीदे होते हैं, जिनमें की एवरेज प्राइसेज 300 ह्यूमन क्रिस्टल्स होते हैं। जिसके साथ लू फेंग उन सबको कैलकुलेट करते हुए कहता है कि मैंने अभी तक जितने भी 9 रिबल होरियम्स के जितने भी 90% लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से उन सभी को मैंने खरीद लिया है। वो सभी मेनली लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शंस को कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उन्हीं डाउ को वो पोजेस किया करते थे। लू फेंग 100 में से 90 कह सकता हो कि उन सारे पार्ट्स को खरीद चुका होता है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि युनलान सिटी में जो चीजें मौजूद होती है उसको उसने ऑलरेडी एक्वायर कर दी थी। अब 35 सिटीज में और भी चीजें मौजूद हो सकती हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 35 सिटीज नहीं, बहुत ज्यादा जगह मौजूद है। यहाँ पे ऐसे अनगिनत सिटीज मौजूद हो सकते, बस तो ये एक छोटी सी जगह होती है। इसके साथ लू फेंग क्या आता है कि मैंने युनलान सिटी में हर एक चीज़ खरीद ली जो कि वहाँ पे बचे हुए पता नहीं और भी कितने हो सकते हैं, लेकिन जितने भी उसने एक्वायर अभी तक किए होते हैं वो सभी लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स के ऑर्डिनरी पीसेज ही होते हैं, जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है और जो मेन पार्ट होती है वो सब काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और लू फेंग अभी भी उसको खरीद नहीं सकता। लू फेंग ने सारे पैसे ऐसे उड़ा दिए हैं और वो फिर से भिखारी बन चुका है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि यहाँ की एक सिंगल फेदर्स जो कि लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बिलोंग करती है, उसके अंदर भी बहुत ही छोटे संख्या में सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद हैं। लेकिन बात करें अगर मैं उसकी ब्लड की ऑब्टेन कर सकूँ या फिर बोन्स, मेम्ब्रेन्स और साथ में उससे एक ही बंदे के, एक ही मॉन्स्टर्स के कई सारे डजन्स ऑफ पीसेस को ऑब्टेन कर सकूं, तो उन सब के सीक्रेट पैटर्न्स को मिलाकर मैं 80 से 90% उसके टोटल ब्लड लाइन को एक्यूमुलेट कर सकता हूं। अब किसी के बाल को आप निकाल कर उसके डीएनए को स्कैन करोगे तो आपको उसके बंदे की पूरे बॉडी के बारे में तो नहीं पता चलेगा। इसलिए लू फेंग को भी ऐसा ही था। लू फेंग से फेदर से उसके पूरे बॉडी की कंपोजिशन के बारे में नहीं पता लगा सकता था, इसलिए उसको पूरी बॉडी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी बॉडी लू फेंग के औकात से बाहर होती है, इसलिए लू फेंग अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। लू फेंग कहता है कि कोई ना, अभी तो गरीबी वाली मेथड को ही यूज करना पड़ेगा इन सबको खरीदने के लिए। अगर लू फेंग के पास पैसा होता, अंधाधुंध पैसा होता, तो वो ऑलरेडी लू फेंग पूरे के पूरे बॉडीज को ही उसके लाइफ को भी खरीद लेता। यहाँ पे उसको मुर्गे की पंख को मारकर खाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो पूरा का पूरा चिकन का स्वाद ले सकता था। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग वो सारी चीजें देखने लगता है और साथ में वहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद होती है और साथ में लो लेवल ह्यूमन लाइफ के हिडन पैटर्न्स भी मौजूद होते हैं। और लू फेंग उन्हीं सबको अभी रिसेंट में एक्विजिशन, मतलब उन सबको स्कैन कर रहा होता, पढ़ रहा होता है और यहाँ पे उसको लग रहा होता है कि यार जो भी मैंने खरीदा अच्छा किया, मैंने अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। जिसके साथ हमें लू फेंग के सारे लिस्ट के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग ने बाजार जाकर कौन कौन सी सब्जी को खरीदा होता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल ह्यूमन लाइफ पैटर्न्स में लू फेंग ने टोटल में 200 पोर्शंस खरीदे होते हैं और हर एक की एवरेज प्राइस 3500 ह्यूमन क्रिस्टल्स होती है, जो कि कह सकते हो कि थोड़ी सी महंगी हो गई होती है। अब लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल ह्यूमन लाइफ मटेरियल्स ने लू फेंग ने 10 पोर्शंस को खरीदे होते हैं, जो कि पिछले वाले से थोड़े से हाइयर लेवल पे होती है। तो इसका हर एक का एवरेज वैल्यू 40,000 ह्यूमन क्रिस्टल्स होता है, जो कि और महंगा हो जाता है। और लास्ट में
परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर, जो कि लेटेस्ट स्टेज से भी अपर लेवल का आता है, जिसमें कि लू फेंग ने सिर्फ एक ही सिंगल बॉटल ऑर्डिनरी ब्लड को ही खरीद पाया होता है और सिर्फ इसी की कीमत लू फेंग को 3,90,000 हिनवान क्रिस्टल पड़ी थी, जो कि क्या सकता हो 2-3 आईफोन इसमें आ जाएंगी। लू फेंग ने सिर्फ एक ब्लड की ड्रॉप के लिए, मतलब एक सिंगल बॉटल के ड्रॉप के लिए उतने पैसे को गवा दिया था। लू फेंग कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि लू फेंग अभी भिखारी बन चुका है। जितने भी स्ट्रॉन्गर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उनके अंदर ग्रेटर ब्लड लाइन पोटेंशियल्स होती हैं, लेकिन लू फेंग उन सबको नहीं खरीद सकता है क्योंकि महंगे वाले और भी महंगे हो जाते हैं, उन सब की प्राइस मिलियंस तक चली जाती है। ये 4 लाख वाली बोतल ही लू फेंग के लिए बहुत महंगी हो गई होती है, जिसके साथ लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। और देखो लू फेंग चाहता तो खुद से हंट करके उन सबको मारकर पड़ सकता है, लेकिन यार क्या ही फायदा, लू फेंग की पावर सभी उतनी ज्यादा है ही नहीं। तुम यार पार्ले जी बनाकर खा सकते हो तो यार तुम दुकान से क्यों ही खरीदने जाओगे, यही तो बात है लू फेंग के साथ ही। लू फेंग उन सबको मार देता तो दुकान में जाके उसको खरीदने की क्या ही थी पैसे बर्बाद करने की। इसके साथ लू फेंग कहता है कि बात कर परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर ह्यूमन लाइफ फॉर्म को, तो उसको मार पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। जैसे लू फेंग ने एक लो लेवल को आसानी से मार दिया, अकेले में मार दिया, लेकिन बात करें परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर वाले मॉन्स्टर्स की तो उनको मार पाना इतना भी आसान नहीं होता है। यूनान सिटी में जहाँ पे मिलियंस ऑफ गॉड एम्पर्स भरे पड़े हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 ही पैलेस मास्टर्स होते हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर्स होती है कि वो उस परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को 1v1 बैटल में हरा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो तीनों पैलेस मास्टर ऐसे ही थोड़ी ना निकल पड़ते हैं मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी लोटा है ह्यूमन बीइंग्स जो कि परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पायर वाले मॉन्स्टर्स होते हैं, बंदे कह सकते हो, क्योंकि इन सब की भी एक अलग ही प्रजाति होती है। ये इतने बेवकूफ थोड़े ना होते हैं, ये अलग अलग क्लास में बिलोंग करते हैं और नेचुरली बहुत ज्यादा कह सकते हो कनिंग होते हैं। इन सब की चालाकी बहुत बहुत ज्यादा होती। आपने तो देखा होगा से लो लेवल मॉन्स्टर्स भी अपने आप को वॉइड के अंदर छिपा कर रखता है, प्रैक्टिशनर का इंतजार करते रहते कि कब वो आए और हम उस पर झपट कर उसको मार सके। तो ये हायर लेवल की बात ही अलग है, वो तो अपने आप को छिपा कर वहीं पे इंतजार करते कि आए बंदों की मैं एक तरफ से मारकर उनकी लाशें बिछा कर उन सबको खा लूंगा। इसलिए यहाँ पर ये जितने भी हायर लेवल के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वहां पे ट्रैप्स लगा के खतरों का सामना करने के लिए रेडी होते। वो कह सकते हो कि वो अकेले में नहीं रहते बल्कि वो अपने ग्रुप में हंट करने के लिए जाने जाते हैं। ये लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स अपने पावर्स में थोड़ी सी कम होती, कॉम्प्रिहेंशन इतनी कम होती है। इनकी इंटेलिजेंस में बात करें तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एवरेज जो मौजूदा पर्सन से उसकी जितनी उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस की बात करें तो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन जो कि अर्थ पे रहते हैं उससे टॉलरेंस इनफिनाइट टाइम्स कह सकते हो उतने ज्यादा समझदार ये सारे बंदे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेवल्स बढ़ते जाती है आपकी इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़ जाती है। और अपने मॉर्टल बीइंग से लेके अपने लू फेंग के गॉड एम्पर स्टेज तक आते आते इनफिनाइट कह सकते हो, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब की ब्रेन इतनी ज्यादा फास्ट काम करने लगती है, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि अगर उन सबको एलिमिनेट करने की बात करें तो वहाँ के सबसे वीकेस्ट अर्ली गॉड एम्पर स्टेज को भी मारने में बहुत सारे बंदों का योगदान होता है। लू फेंग की बात अलग है कि वो अकेले ही भिड़ जाता है, लेकिन बात करें तो ये सभी भी मेनली अपने क्लैंस के साथ रहते हैं और जो क्लैंस से निकाल दिए जाते हैं वही अकेले रहा करते हैं। लेकिन क्या कर सके, यहाँ पे लू फेंग अकेला मिल गया था तो मार पाया होता है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग और भी चीजें बात करने लगता है जो कि इसी हंट डाउन के लिए होता है। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को उन्हीं सब पे ओपन स्कैन करते हुए कहता है कि अगर मैं अपने हंटिंग पे ही रिलाई करूंगा तो इन सारे मटेरियल्स को जमा करने में ही मुझे बहुत बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैं एक छोटा सा इंसान हेवेंस में पहुंचना चाहता हूँ, ये तो ऐसा ही हो जाएगा ना। फॉर्चुनेटली लू फेंग के पास काफी ज्यादा पैसे थे कि उसने इन सबको एक्सचेंज करा दिया था और साथ में 9 रिवर हॉरिबुलम्स के अंदर भी ये साइड ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो लू फेंग ने वहां से भी थोड़ी सी परचेज कर रखी होती है। और साथ में ये भी हमें बताया जाता है कि यूना सिटी में बहुत सा मैसिव स्टॉक पाइल कल्टीवेशन रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, जहाँ पे लू फेंग ने वेरियस वेपन सीक्रेटर्स यहाँ तक कि इनहेरिटेंस भी मौजूद होते हैं। वहां पे चाहे तो लू फेंग उन सब में से किसी चीज को भी खरीद सकता था, लेकिन लू फेंग का प्राइमरी जो फोकस होता है वो मटेरियल्स को गैदर करने की थी। लू फेंग को
को भी कतई फर्क नहीं पड़ता कि उसे इनहेरिटेंस चाहिए या फिर कोई सीक्रेट ट्रेस। लू फेंग के लिए वो जरूरी नहीं था, बल्कि लू फेंग अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था। इनहेरिटेंस की बात करें तो उसे ऑलरेडी सीनियर युवान के द्वारा पता था कि उसे अपने आप के खुद रास्ते को बनाना है, क्योंकि वही अपने क्रिया अपना निर्माता होगा जो कि अपने पावर्स को आगे लेवल्स तक चला जाएगा। और यहाँ पे लू फेंग अपने आने मतलब अपने जितने भी सीनियर से जो कि युवान जैसे पावरफुल बैंक से, उन सब की बातों पर वो कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जितने भी परफेक्ट और स्पेशल इनहेरिटेंस होते हैं अपने ड्रीम रियलम के अंदर, वो सारे फॉरबिडन कर दिए गए होते हैं। वहां पे उन सब की लेवल्स घटा दी गई होती है, क्योंकि युवान ने ये जाना होता है कि क्या से जब उन्होंने इन सबको खुलेआम बेचना शुरू किया, खुलेआम बांटना शुरू किया था, तो वो बहुत ही ज्यादा हायर एक्सेसिव पावरफुल इनहेरिटेंस मौजूद होते हैं। और जब इतने हायर एक्सेसिव पावरफुल इनहेरिटेंस किसी एक नॉर्मल गॉड एम्पायर वाले बंदे को मिल जाती है, तो उसकी जो आने वाली फ्यूचर की ग्रोथ होती है उस पर बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ती है। वो अपने आप को आगे आने वाले लेवल्स में ब्रेक थ्रू नहीं करा पाता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि कह सकते हो कुछ मिलियन ईयर्स तक में उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। लेकिन जब बात करें क्रेज वर्ड को ब्रेक करने के लिए तो बंदों की पसीने छूट जाती है, क्योंकि वो लोग के पास इतनी कॉम्प्रिहेंशन बची ही नहीं होती। उन्होंने उन सारे सुपर पावरफुल ट्रेजर्स, उन सारे कॉम्प्रिहेंशन, उन सारे इनहेरिटेंस को लेकर अपने आप को ट्रेन किया होता है और गलत रास्ते पे चल जाते हैं। अब लू फेंग के पास लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन है, तो उसी को उसी रास्ते पे चलना होगा। अगर लू फेंग यहाँ पे अपने रास्ते को पलट कर स्पेस एंड टाइम की तरफ चला जाएगा, जो कि मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल कह सकता हूं कि वो होता है डॉम, लेकिन लू फेंग उसमें गया तो लू फेंग को भी काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे लू फेंग को खुद से अपनी एक जर्नी बनानी होगी, अपना खुद का एक रास्ता बनाना होगा। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है कोई ना, मैं ये देख लूंगा, मैं अपनी चीजें अपने रास्ते को खुद से क्रिएट करूंगा। इसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को अभी भी एक्टिवेट करके उन सबको देख रहा होता है। और वहां पे जितने भी ऑर्डिनरी लुकिंग गोल्डन ब्लड्स होते हैं उनके अंदर से लू फेंग को सीक्रेट दिखना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने यूनलान सिटी के अंदर भी उनके सीक्रेट्स को देखना चाहा था, लेकिन वहां पे उतने सीक्रेट्स नहीं मिले होते हैं, नहीं दिखे होते। और जब लू फेंग यहाँ पे आकर अपने आई ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से देखता है तो उससे यहाँ पे 10 गुना तक ज्यादा उसके अंदर के सीक्रेट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है वो लाइफ एंड डेथ से ही बनी हुई होती है। उसकी पावर्स, उसकी कैपेबिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती, बस एक गॉड एम्पायर लेवल ऑब्जर्वेशन टेक्निक जितनी ही होती है, जिससे कि वो सिर्फ सरफेस लेवल के सीक्रेट पैटर्न्स को ही जांच और परख सकती थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा थी। लेकिन लू फेंग जब उसी सेम बॉटल को आई ऑफ लाइफ एंड डेथ तक देखता है तो उसके अंदर की गहराई तक को देखने में वो सक्षम हो पा रहा होता है। लू फेंग खुद से कहता है कि इसकी ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी तो सच में काबिले तारीफ है। मैं इसके अंदर भीतर तक झांक कर देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर कौन सी सीक्रेट पैटर्न सर। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को एक्सचेंज करना पिछली दफा ये मेरा सबसे वाइज डिसीजन था। अगर लू फेंग के पास नहीं होता तो लू फेंग इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाता और साथ में वो स्टार टावर्स की इतनी गहराई में भी नहीं देख पाता। तो कह सकता हो कि लू फेंग के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी थी। अगर नहीं होती तो लू फेंग कह सकते हो थंडर एंसेस्टर से भी नहीं जीत पाता, क्योंकि इसी ट्रेजर्स का यूज करके लू फेंग ने स्टार टावर्स के उस सीक्रेट मूव्स को सीखा होता है, जिसके साथ लू फेंग वहां पे उन्हीं 5000 लो लेवल ह्यूमन मटेरियल्स को देखना शुरू करता है और कहता है कि मैं इन सभी को अपनी कल्टीवेशन के फाउंडेशन की तरह यूज करूंगा। वो उसको देखना शुरू करता है और वहां पे कह सकते हो स्टडी करना शुरू करता है। लेकिन उसी के साथ में सिटी लॉर्ड मैंसन ह्यूवांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टावरिंग पैवेलियन में अपना मोरोसा होता है। वहां पे एक आवाज गूंजती है जो कहती है मोरोसा। अब जैसे ही मोरोसा अपना नाम सुनता है मोरोसा भी सरप्राइज हो जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो हाई पवेलियन पे जाता है और देखता है कि क्या वहां पे लू फेंग मौजूद है, अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। ड्रिंक करना यार लू फेंग को चढ़ती भी होगी, मुझे तो ये ख्याल आ रहा है। ऐसा कौन सा शराब होगा जो कि लू फेंग को अभी नशा
चढ़ा सकता है। उसके साथ मोरोसा भी एक्साइटेड होते हुए अपने मास्टर लू फेंग से कहते हैं, मास्टर आप फाइनली सेक्लूजन से बाहर आ गए। और यूनान सिटी में लू फेंग अपने आप को हमेशा कल्टीवेशंस में लीन रखता था और हमेशा हंट के लिए बाहर जाया करता था, इसलिए मोस्ट टाइम वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आइसोलेशंस में ही रहा करता था। बहुत ही मुश्किल से वो अपने इस डीप स्लीप से उठा करता था। लू फेंग मोरोसा से कहता कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तोहफे मौजूद है। वो अपने हाथों को वेव करता है, वहां पे कई सारे पावरफुल वेपन सीक्रेट ट्रेस के सेट मौजूद होते हैं। अब जैसे ही मोरोसा उसको देखता है उसकी आंखें चौंधी आ जाती है, कह सकता हूँ कि वो पूरी तरह से फूले नहीं समाता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है इतने सारे ट्रेस को देखकर। और यहाँ पे मोरोसा उसी वक्त उसको पहनकर उसको रिफाइन भी कर देता है, उसको देखने भी लगता है। और यहाँ पे जो आर्मर होती है वो उसकी बॉडी के साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है, हेलमेट उसके स्कल में लग जाती है, हाथों में ग्लव्स चढ़ जाती है और उसके क्लॉज के अंदर शार्पनेस आ जाती है। और कह सकते हो कि ये एक फॉर्मेशन डायग्राम टाइप होता है और यहाँ पे फॉर्मेशन उसके चारों तरफ घूमने लगती है। कह सकते हो ये फुल सीक्रेट सेट वजह होता है जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके पावर को और भी बढ़ाने के लिए होती है। और मोरोसा काफी हैरान हो जाता है कि ये तो 8 कंप्लीट सेट ऑफ वेपन ट्रेजर्स से जिसमें कि सभी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन के सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। मतलब कि ये सभी भी डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस के ही होते हैं जो कि मोरोसा इसी को सीखा करता है। देखो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर किसी सुपर टायर ट्रेजर्स को जो कि गॉड किंग के अपर लेवल्स के ऊपर होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और किसी बंदे के पास अपनी सेम टू सेम जैसे अपना लू फेंग लाइफ एंड डेथ डिस्ट्रक्शंस को सीखता है वैसे ही टाइप के ट्रेजर्स को ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जब लू फेंग ने युवान को मारा था तो आपको याद है कि लू फेंग को कोई भी सूट नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ पे डी किंग को बेच दिया होता कि ले जा, मेरे कोई काम नहीं। लू फेंग को 10,000 क्रिस्टल्स मिले होते हैं। अब यहाँ पे मोरोसा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मास्टर ये सभी तो मेरे लिए परफेक्ट है, इन सभी ट्रेल्स के सेट के हिसाब से तो मैं गॉड रियलम के आगे वाले रियलम के भी पाथ को देख पा रहा हूँ। जैसा सुनकर लू फेंग सरप्राइज से वो पूछता कि क्या तुम्हारे पास कोई चांस है कि तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो? तो मोरोसा कहता है कि नहीं, कोई भी आशा नहीं है। हालांकि मैं अभी गॉड किंग के अपर मतलब गॉड एम्पायर लेवल्स की कुछ परछाई को देख पा रहा हूँ, मैं उसको समझ तो पा रहा हूँ और मैं उसको समझ के ये जान पा रहा हूँ कि आखिरकार ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोई आशा नहीं है। अब देखो ऐसी बात नहीं है, मोरोसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ब्रेक थ्रू करेगा ही, वो अपने किस्मत को तोड़ के, किस्मत के धागों को तोड़कर आगे बढ़ेगा ही। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार मोरोसा सिर्फ खाते पीते सोता हुआ है। अब आप किसी बच्चे को, किसी पीएचडी वाले को पढ़ाना शुरू कर दो, इसको एबीसीडी भी अच्छे से ना आती हो, तो आखिरकार वो कैसे उस पीएचडी को क्रैक कर सकता है? कैसे वो 12 कह सकता है कि ग्रेजुएशन उन सबके फेस को क्रैक कर सकता है, आईटीजेई को क्रैक कर सकता है? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। लेकिन पढ़ाई करें तो वहां पे वो भी किया जा सकता है। तो मोरोसा के पास भी एक चांस है कि वो भी उन सबको सीखना शुरू करेगा, तो वहां पर वो भी अपने आप को ब्रेक थ्रू करा देगा। और जैसे जैसे लू फेंग स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा उसके लिए वो और भी पावरफुल सीक्रेट ट्रेस और साथ में उसके लिए और भी रिसोर्सेज रिलेटेड आएगा जिससे कि वो अपने आप को इस किस्मत, इस बंधनों से आजाद करा सकता है, वो भी ब्रेक थ्रू करा सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि लू फेंग मोरोसा को मरने तो नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मोरोसा निराश तो होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि इनसाइड वेपन ट्रेन से मेरी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिन कॉन्टिनेंट में कुछ गॉड एम्प्रेस जैसे कि आप जैसे, लू फेंग के जैसे को छोड़कर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि मुझे हरा सकता है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं किसी को भी ओवर पावर कर सकता हूं, यहाँ तक कि 10,000 रियल्म्स के रूलर मेरे मुकाबले में भी नहीं आएंगे जब बात हो किसी ट्रेजर्स और वेपन्स की। तो लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है, जाओ जाओ आगे बढ़ो। अब यहाँ पे लू फेंग फ्रीक्वेंटली अपने आप को सेक्लूजन में डालता था, इसलिए वो अपने मोरोसा को भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहता था क्योंकि यार कुछ गड़बड़ हुई तो मोरोसा ही सब चीज संभालेगा। और मोरोसा बहुत ही पावरफुल सब ऑर्डिनेट बन के अपने उन सारे कामों को भी संभाला करता है, चाहे वो गैलेक्सी डिवाइन किंगडम या फिर डॉहेस साइड को मैनेज करने की बात हो। यहाँ पे मोरोसा ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलता है। मोरोसा के पास क्लोन्स भर भर के मौजूद थे तो उसको इन सब में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली थी। साथ में उसके पास फुल पावरफुल सेट ट्रेजर्स भी आ चुके थे, तो वो किसी एम्प्रेस और मोनार्च से भी पावरफुल हो चुका था। मतलब लू फेंग, डी किंग, मोनार्च, थंडर मोनार्च और मतलब थंडर एंचेस्टर, साथ में यान फेंग एंचेस्टर को छोड़कर अभी देखा जाए तो अपना जो
अपना जो मोरोसा है उसकी पावर्स का मुकाबला अभी कोई नहीं कर सकता है। वैसे भी अभी लू फेंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, कुछ समय बाद वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका होगा, जिसके साथ यहाँ पे मोरोसा अपने आप को और भी मेहनत कराना शुरू करता है, क्योंकि उसे भी मरना नहीं था, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसे भी जिंदा रहना था। जबकि यहाँ पे मोरोसा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था तो लू फेंग ने उसको बस एक छोटा सा रिवॉर्ड किया था। अब लू फेंग मन में क्या था कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक गॉड एम्परर लेवल के अर्ली स्टेज के कंप्लीट सेट को दिया है, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा सस्ता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने इसको यूनलान सिटी के अंदर से खरीदी होती है। अब ये जो सेट होती है वो कॉमनली यूनलान सिटी के अंदर गॉड एम्परर लेवल के जो नीचे के लेवल्स वाले बंदे होते हैं वो सारी यूज किया करते थे। यहाँ पे देखा जाए तो उन सब की जितनी भी फॉर्मेशंस बनी थी वो सारे आर्मर्स वेपन सब मिलाकर लू फेंग को सिर्फ 35,000 ह्यूमन क्रिस्टल्स के पड़े होते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा चीप होता है। लेकिन फिर भी ये मोरोसा के लिए बहुत ही पावरफुल सीक्रेट ट्रेस होता है। क्या देख रहे हो ना कितना बड़ा डिफरेंस होता है ओरिजिन वर्ल्ड और ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बीच में। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस वक्त लू फेंग ने 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स को स्पेंड किया था वेपन्स को एक्वायर करने में, साथ में सीक्रेट ट्रेस और रॉयल एक्जुलरी आइटम जो कि पावरफुल बना सकती है, जिसको कि वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और डॉह सेट के डिस्पर्स के लिए लाया होता है। सिंस वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इतना पावरफुल नहीं हो गया है कि वो उन सबको महंगे महंगे तोहफे दे सके, लेकिन फिर भी ये चीपेस्ट आइटम्स भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वो कहता कि मैं उन सबको देने वाला हूँ। अब देखो लू फेंग ऐसा ही किसी को थोड़ी ना देने वाला है, और वो कहता कि मैं ऐसा ही थोड़ी ना दूंगा जब तक कि वो वहां पे कुछ कर न दे। और वो मन में क्या था कि मैं मोरोसा को और भी महंगे तो दे सकता था, लेकिन मोरोसा को वो सारे गिफ्ट उतने सूट नहीं करेंगे और वो उसके पूरे फुल पोटेंशियल को यूज भी नहीं कर पाएगा। मतलब पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है, लेकिन मोरोसा उसको पूरी तरह से यूज कर पाए तब ना उसको देगा। जैसे अभी लू फेंग के पास स्टार टावर है, उसके वो फुल पोटेंशियल को नहीं यूज कर पाता, तो वैसे ट्रेजर्स को मोरोसा को देकर क्या ही फायदा जब उसके फुल पोटेंशियल को नहीं यूज कर पाए। वैसे भी मोरोसा को जान की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उससे मारने वाला अभी तक ओरिजिन कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई और बंदा उसको मार ही नहीं सकता है। जिसके साथ वो यहाँ पे कहता है कि मेरे पास और भी पावरफुल ट्रेजर्स आएंगे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है और बिना किसी वैलिड रीजन के मैं ये सारे गिफ्ट किसी को रैंडमली तो नहीं दे सकता हूं। और यहाँ पे वो एक फैसला करता कि जब तक कोई बंदा मतलब डाह सेगमेंट कोई भी डिस्कस अपने ग्रेट मेरिट या फिर अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करता कि हाँ वो उस काबिल के हैं, तो वो उसको रिवॉर्ड के रूप में वो दे सकता है, नहीं तो वो ऐसे किसी को नहीं देने वाला है। बात रहे ह्यूमंस की जो कि अर्थ से आते हैं, तो उसके लिए एक्सेप्शंस अलग होती है। लू फेंग उन सबको भर भर के ट्वेस्ट देने वाला है, उन सबको भर भर के उन सबको वो सारे लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स के कॉप्स देने वाला कि लो स्टडी करो, पढ़ाई करो और अपने को पूरे के पूरे टेस्ट में अव्वल हमेशा ओरिजिन वर्ल्ड में फिर से ट्रैवल करने के लिए चलो। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि क्यों एंचेस्टर जितने भी 2 एंशिएंट ग्रेट नेशंस के बंदे होते हैं उन सब के पास भी थे। ऐसा नहीं, देखो लू फेंग भी अभी अभी गया है और इतने सारे ट्वेस्ट को लेकर आ गया है, लेकिन बात करें एंचेस्टर की तो एंचेस्टर ने ऑलरेडी मोनोपोली बना रखा था, जिसकी वजह से वो सारे ट्वेस्ट को अपने में जमा कर रखते थे और अपने लिए बचा कर रखा करते थे, और वो थोड़े थोड़े ही कुत्तों की तरह उन सारे एम्प्रेस और मोनार्चिस के बीच में बांटा करते थे। देख रहे हो किस किस्म के वो एम्प्रेस थे, उन सबके पास भर भर के ट्रेस मौजूद थे, लेकिन वो एम्प्रेस और मोनार्चिस से कुत्तों की तरह काम करवाते थे कि तुम पहले ये करके दो फिर मैं तुम्हें ट्रेजर्स दे सकता हूँ। जैसा कि आपने जाना है कि वो उन सब के लिए कैसे मजदूरों की तरह काम किया करते थे। जिसके बाद ये सभी चीज़ें होने लगती है। अब लू फेंग के पास भी उतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो फिर से अपने आप को गरीब महसूस करने लगता और कहता कि पहले मुझे फिर से हंट पे जाना होगा, तभी मुझे और पैसे आ सकता और तभी मैं और ट्रेजर्स खरीद सकता हूँ। लेकिन लू फेंग यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है कि उसे अपने मास्टर को भी ट्रेजर्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसके मास्टर से भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और उसके लिए भी ट्रेजर्स लाना जरूरी है। लेकिन लू फेंग सोचता कि भी अच्छे गिफ्ट नहीं है और उसके लिए उतना सूटेबल और मैं उनको सस्ता भी तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एम्प्रेस बने हुए हैं, तो उनके पास नॉर्मल ट्वेल्स की तो कमी नहीं होगी। इसलिए वो सोचता कि अच्छे ट्वेल्स मैं महंगे वाले दूंगा, गिफ्ट महंगे ही देने चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मतलब सस्ते भी दे दो क्या ही फर्क पड़ता है। अब लू फेंग सोचता कि मैं इस तो श्योर हूं कि जब पैसे आएंगे तो मैं खरीदूंगा, और अभी पैसे आने में मुझे कुछ 1000 या 2-3 हजार साल लग जाएंगे, तो मैं ये आशा करता हूँ कि मास्टर तो उतना वेट कर ही सकते हैं। इसके साथ में सीन चेंज कर इन्फिनाइट स्पेस के मिडल ऑफ लेक का सीन दिखाया जाता है। लू
लूफेंग ने अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ पर भी छोड़ रखा था और कह सकते हो कि ये यहाँ पर बैठकर ट्रेनिंग किया करता था। उसके साथ लूफेंग वहां पर बैठे बैठे अपने आप को डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को रिफाइन करना शुरू करता। देखो लूफेंग जितने भी अकम्प्लिशमेंट करता है तो उसे यहाँ पर आकर दर्शाना पड़ता है कि हाँ देखो मैंने ये मूव सीखे, मैंने ये स्टेप, मैंने ये डांस करना सीखा है, तभी तो आपको डांसिंग की प्राइज मिल सकती है। सेम टू सेम लूफेंग को भी यहाँ पे परफॉर्म करके वहां के ड्रीम इनफिनाइट स्पेस में दिखाना पड़ता कि देखो मैंने ये सब सीखा है, मैंने क्लास में अव्वल लाया है, मैंने ये सब थ्योरी पर रखी है। तो लूफेंग वहां पे अपने लाइफ एंड डेथ का डॉ को दिखाना शुरू करता है, वहां पे वो अपने सारे टेक्निक्स को परफॉर्म करना शुरू करता है और साथ में वो अपने सीक्रेट टेक्निक वर्ल्ड इन द पाम को यूज करता है। वहां पे बहुत बड़ा कोलोसल इनरली हैंड मैनिफेस्ट हो जाता है, क्या सकते हो बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है और वहां पे उसी तरफ क्रॉस करता है। यहाँ पे लूफेंग अपने सीक्रेट टेक्निक्स को यूज करके दिखा रहा था कि देखो इनफिनाइट स्पेस मैंने सीख रखा था। और इस वक्त लूफेंग अपने इसी फॉरबिडन मूव को चलता है और जैसे ही वहां पे लूफेंग उसको चलता है इनफिनाइट स्पेस से आवाज आती है डिफाइनिंग मूवमेंट। ये कंफर्म किया जाता है कि उसने लूफेंग ने ब्रेक थ्रू किया है और वहां पे वो अब वहां पर सिस्टम अपडेट करना शुरू करता है, जिसको जानकर लूफेंग भी खुश हो जाता है कि हाँ चलो ये कंफर्म तो हो गया कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब ब्रेक थ्रू या लूफेंग के पावर्स लेवल्स की नहीं बल्कि डॉ की बात की जाए, लूफेंग ने ऑलरेडी डॉ में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और यहाँ पे लूफेंग को ये पता था कि इनफिनाइट स्पेस में जब डॉ कोई ब्रेक करता है तो उसमें उसको प्राइज मिलती है, साथ में हाईएस्ट मेंटल और विल पावर्स की भी रिवॉर्ड मिलती है। जिसके साथ लूफेंग को ये पता चलता है कि जितने भी बंदे ने अपने मेंटल और विल पावर्स को ब्रेक किया था उसमें से 70% ऐसे बंदे थे जिसने अपने केज को ब्रेक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक और रिमाइंडर आता है लूफेंग की कि लूफेंग तुम अपने स्पिरिचुअल पावर्स विल पावर्स को यूज करके यहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग्स को नहीं मार सकते हो, वहां वरना यहाँ से लूफेंग को बाहर धकेल दिया जाएगा। लूफेंग को टोटल में 2,54,000 मतलब लूफेंग को टोटल में 2 लाख रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि लूफेंग का टोटल बैंक बैलेंस 2,54,093.03 सेंट्स हो जाते हैं, जिसको जानकर लूफेंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। उसे लगता है कि वो एकदम से अमीर हो गया है। किसी पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जाए तो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जो कि कल्टिवेशन के लिए लूफेंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स था, उसका कॉस्ट 1,20,000 पॉइंट्स था, जिससे कि ये पता चलता है कि लूफेंग ऐसे दो चीजों को खरीद सकता है। लूफेंग क्या सा तो फिर से अमीर हो चुका है क्लियरली। यहाँ पर युआन और सीनियर्स ने ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट्स के लिए ऐसे ग्रेटर रिवॉर्ड्स बना रखे थे। अब लूफेंग उन सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि बहुत ही मतलब 100 से भी कम बंदों ने इस हाईएस्ट रिवॉर्ड माइंड एंड विल के लिए इसको रिकॉग्नाइज करवाया है। मतलब ये जो अभी लूफेंग को प्राइज मिली होती 2 लाख रिवॉर्ड्स पॉइंट मिले होते हैं, वो लूफेंग के माइंड एंड विल पावर्स के लिए मिले होते हैं जो कि 2 लाख होते हैं। और जितने बंदे थे उसमें से सिर्फ सैकड़ों मतलब 100 बंदों से भी कम बंदों ने उसने अपने इस पावर लेवल को ब्रेक थ्रू किया होता है। सिर्फ ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की बात नहीं की जा रही है, ऑरिजिन वर्ल्ड में जितने भी बंदे मौजूद है उन सबको मिलाकर सिर्फ 100 लोग ही होते हैं जो कि इस लेवल तक पहुंचे होते हैं। और यहाँ पे उन 100 लोगों में से 70% ऐसे होते हैं जिन्होंने इस केजुअल को सच में ब्रेक करके बाहर गए होते हैं। मतलब बहुत बंदे मौजूद हैं, जिसमें से अभी लूफेंग क्या आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि 20 से 30% अभी ऐसे हैं जो कि या तो मरे गए होंगे या ट्रेनिंग में होंगे, लेकिन फिर भी जो इसका सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई है प्रीवियस चीज से। लूफेंग ने अपने आप को जब उसी तीसरी आंख को खरीदा होता है तो लूफेंग को पता चला होता है कि सिर्फ कुछ ही % ब्रेक थ्रू कर पाते, लेकिन यहाँ पर सक्सेस रेट सच में हायर होते हैं। अब यहाँ पे लूफेंग सोचने लगता है, हैरान होते हुए क्या था कि आखिरकार कौन हो सकता है। यहाँ तक कि लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस और सेमी ह्यूमन कल्टिवेटर्स भी इनके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जितने भी लूफेंग क्या था कि डार्क होली रियलम के मोस्ट पावर हाउसेज है उन सब की लेवल्स ऑलरेडी गॉड एम्प्रेस स्टेज के एक्सट्रीम बॉटलनेक तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये ऐसा है, समझ लो कि अगर आपको केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करना है तो आपको इस लेवल से ब्रेक थ्रू करना होता है, तभी आप ओवरलॉर्ड बन सकते हो। लेकिन वो आपने एक्सट्रीम बॉटलनेक के आने के बावजूद भी आप ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाते हो। ये एक प्रैक्टिकली लेजेंड के जैसा होता है, मतलब आप उस लेवल तक जाकर फंस चुके हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए इसे एक लेजेंड की तरह माना जाता है। लूफेंग देखने लगता और क्या था, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कितना ज्यादा ये मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है कि वो अपने किस्मत के लकीरों को तोड़कर इस केजुअल से बाहर निकल सकता है। लेकिन वो कहता कोई जल्दबाजी नहीं, अभी मेरी पावर्स अभी और
भी बढ़ेगी और लूफेंग की मेंटल और स्पिरिचुअल विश ऑलरेडी अभी गॉड एम्पर लेवल के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचना बाकी थी। और यहाँ पे लूफेंग अपने रास्ते को कंटिन्यू करता है, मतलब लूफेंग को भी और आगे बढ़ना है। लूफेंग की स्पिरिचुअल विल पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन लूफेंग की गॉडली बॉडी पावर्स काफी ज्यादा वीक होती है अपने विल पावर्स के मुकाबले। तो अभी लूफेंग को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इसमें भी लूफेंग को काफी लंबा समय लगने वाला है कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने में। तो देखते हो राइटर कितनी जल्दी इन सबको करता है और ब्रेक थ्रू करा के हमें एक नए से वर्ल्ड को दिखाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।